अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। नाजरीन, आज हमारे साथ जो हमारी मेहमान शख्सियत है उनका ताल्लुक सिंध से है। उनके काम और उनके प्रोफेशन से मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत के हवाले से वो जाने और पहचाने जाते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे मुल्कों के अंदर भी। पाकिस्तान समेत सऊदी अरेबिया में भी काफ़ी अर्सा वो लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में काम कर चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर वो पहली शख्सियत है जिन्होंने एक किताब और कुतुब खानों को बचाने के लिए अपनी फैमिली के हमरा, अपनी फैमिली के साथ एक रोड के ऊपर धरना दिया ताकि उनकी लाइब्रेरी जो है वो खोली जाए। सोशल मीडिया के ऊपर वो बड़े एक्टिव होते हैं। काफ़ी जो है वो रिटायरमेंट के बाद भी बाज़ लोग आराम करते हैं, लेकिन वो अपनी फील्ड के हवाले से आज भी उतने ही मुतहरक हैं जितने वो ऑन जॉब थे। तो जी, मेरी उससे मुराद आप ज़मीर हुसैन बलादी साहब है, सिंध का ताल्लुक है। तो आइए आज हम इनके साथ लाइब्रेरी साइंस के हवाले से कुछ बातचीत करते हैं, गपशप मारते हैं, इनके ख्यालात जानने की कोशिश करते हैं, नई नस्ल से इनकी वाकफियत करवाते हैं कि ये ज़मीर हुसैन बलादी साहब है, और इनके ख्यालात नई नस्ल तक पहुँचाते हैं कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आगे काम कर सकते हैं। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर ज़मीर साहब हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया बख्तियार, और आपका शुक्रिया, आपने इन अल्फाज से याद किया। ना मैं बड़ी शख्सियत हूँ, ना ख़ास शख्सियत हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, बिल्कुल आम, जैसे आम लोग होते। और आम लोगों के साथ उठना-बैठना, सोना-जागना, रहना-सहना, ये जो आम लोग होते हैं ना, ये बहुत ही ख़ास होते हैं। क्योंकि जिनको हम वक़्त के साथ आम कहते हैं, वो वक़्त के साथ बहुत ख़ास हो जाते हैं। तो आम लोगों के साथ उठना-बैठना है ना, आपको हर वक़्त ख़ास बनाता है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप बड़ी शख्सियत समझते हैं, ख़ास शख्सियत समझते हैं। और बाकी रही धरने की बात, तो लाइब्रेरी तो ओढ़ना-बिछोना है भई, इल्म है। इसके बगैर कहाँ जाएँगे? आप हमें अपने बारे में बताइएगा कि आपका ताल्लुक किस शहर से है, आप किस गांव से है, और आपकी जो इब्तदाई स्कूलिंग है वो कहाँ से है। मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है। हैदराबाद में एक छोटा-सा इलाका है हुसैनाबाद। उसमें मेरा एक छोटा-सा गाँव है, गुल मोहम्मद के नाम से, गुल मोहम्मद परियार के नाम से। और मैं बलोच फ़ैमिली के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ। जैसे कि पाकिस्तान के तमाम आम गाँव होते हैं, वैसे ही गाँव रहा। तो मेरी अम्मी ने मेरी तरबियत की, उसने मुझे मैट्रिक तक पढ़ाया, मेहनत करके। फिर मैट्रिक के बाद मैं मज़दूरी करता रहा, ये तगारी, बेलचा, रंग वग़ैरह। तो एक प्रोफ़ेसर साहब के पास ऐसे ही मज़दूरी कर रहे थे, उनको अच्छा लग गया कि अच्छा है, काम के साथ सिंसियर है। तो फिर उसने पूछा, "पढ़े हुए हो?" मैंने कहा, "जी, मैट्रिक है।" कहेंगे, "नौकरी?" मैंने कहा, "नौकरी अभी जब मिलेगी तब कर लेंगे, फिलहाल जो है चल रहा है।" बड़े खुश हुए। फिर एक दिन मुझे बुला के ऑप्शन पूछे कि 3 जगह हैं, एक क्लर्क की है, एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है, और एक कोई स्टेनो की है। आप किस चीज़ को चॉइस करोगे? तो बचपन से पढ़ने का शौक था। मज़दूरी पे जाते थे तो पकोड़े लेते थे, अम्मी डाल के देती थी, या अचार वग़ैरह, तो वो खाते हुए वो अखबार भी पढ़ते थे। जंग पढ़ने का और टार्ज़न की कहानियाँ पढ़ने का शौक, फिर वो डाइजेस्ट का चस्का लग गया। सब रंग फ़ेवरेट था, बाकी नए उफ़क़, जासूसी की डाइजेस्ट, सस्पेंस, जितने भी थे पढ़ते थे। तो सब रंग की वजह से उर्दू बहुत अच्छी हुई, उर्दू में दिलचस्पी हुई, उर्दू पढ़ते रहे। तो प्रोफ़ेसर साहब ने जब चॉइस दी, तो मेरी पहली चॉइस लाइब्रेरी की थी, कि लाइब्रेरी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा कि आप लाइब्रेरी में हमें रखवा दें। तो उन्होंने लियाकत मेडिकल कॉलेज में एज़ असिस्टेंट लाइब्रेरियन रखवा दिया आफ्टर मैट्रिक। तो जब लाइब्रेरी में पहुँचे तो लाइब्रेरी मेडिकल की लाइब्रेरी थी, लेकिन जनरल सेक्शन तो होता है ना, तो भाई उसको पढ़ते रहे ना। अच्छा, जब जॉब स्टार्ट की, तो 3 कैटेगरीज़ होती है स्टूडेंट्स की। एक जो सीएसएस ओरिएंटेड होते हैं कि हमने सीएसएस करना है। एक वो जो प्रोफ़ेशनली जो पढ़ने आते हैं अपनी सब्जेक्ट के, तो वो स्टूडेंट थे, बाकी कामरेड भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब से जिनके साथ भी दोस्तियाँ हुई, लाइब्रेरी की सर्विस देते-देते आज तक कायम है। सीएसएस पढ़ने वालों के साथ पढ़ने का और शौक हुआ। वो जो पढ़ के पास आउट करते थे, वो किताबें मुझे दे जाते थे। तो उनको पढ़ते थे, प्राइवेट फर्स्ट ईयर मैट्रिक इंटर किया,
और प्राइवेटली ग्रेजुएशन की। उसके बाद रेगुलर दाखिला मिल गया बीएलएस में सिंध यूनिवर्सिटी से। तो 2 साल के अंदर वो कर लिया। तो सीएसएस का चस्का लगा हुआ था, 2 मर्तबा बैठे, दोनों ही मर्तबा टॉप से गिरे। कंपल्सरी सारे सब्जेक्ट फेल हो जाते थे। तो पढ़ने का चस्का था, तो आफ्टर एमएलएस पब्लिक सर्विस कमीशन पास कर लिया। इत्तेफाक से उसी इदारे में 17 ग्रेड मिल गया। ये तो थी प्रोफेशनल लाइफ। तो पढ़ने का चस्का, लाइब्रेरी तो ओढ़ना बिछोड़ना। फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके जी, कोई सवाल पूछे, पूछे। सर, अपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज कब और कहां से किया? किन किन इदारों के अंदर आपने काम किया और इस फील्ड में आप सर कैसे आए हैं? 1986 में लाइब्रेरी की जॉब स्टार्ट की, तो 1997 में जाके पब्लिक सर्विस कमीशन पास किया। तो उसके अंदर तो बहुत मराइल हुए ना। 10 साल तो हम कह देते हैं, लेकिन 10 साल तो लम्हा-लम्हा दिन-दिन, साल-साल गुज़ारना होता है। तो बस लाइब्रेरी थी ना। लाइब्रेरी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सर्विस ओरिएंटेड है और हम लाइब्रेरियन का रिवार्ड है हमारे स्टूडेंट। जो हमारा यूज़र है ना, वो रिवार्ड है। जब आपका यूज़र जहाँ पे भी मिलता है और आपको देख के खड़ा हो जाए, शेक हैंड करे, आपके साथ बिताए हुए 2-4 लम्हे याद करके आपको बताए, यही रिवार्ड होता है। जो हम सोचते हैं ना कि यार लाइब्रेरियन को मिलता क्या है? तो लाइब्रेरियन को तो ये मिलता है। अच्छा, मेरे गाँव में ना 2-4 घर पढ़े-लिखे थे। मेरे बड़े भाई, मैं सबसे छोटा था। तो बड़े भाई को अम्मी ने पढ़ा दिया था, तो वो फिर गवर्नमेंट जॉब के अंदर थे। तो मुझसे मतलब अम्मी ने मैट्रिक करवाया। देखो, गाँव माने गुर्बत। जीना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो जीना भी तो जीना होता है ना। हाँ, माइशियात के लिहाज से तो बड़ा टफ होता है, लेकिन ज़िंदगी के लिहाज से गाँव का जीना बेहतरीन होता है। तो मैं अपने गाँव का पहला शख्स जिसने मास्टर्स किया, पहला शख्स जिसने पब्लिक सर्विस कमीशन पास किया और यूँ कह सकते हैं कि अभी पहला हूँ जिसकी इतनी सारी रिसर्च पब्लिकेशंस है। तो ये रिवार्ड है। शादी समझें कि 1990s में हो चुकी थी। अम्मी ने कहा कि बेटा आप शादी कर लो, हमने भी कर ली। तो 6 बच्चे हो गए माशाल्लाह से, 4 बेटियाँ और 2 बेटे, जिसमें से बड़ा बेटा वकील है हाई कोर्ट का, सबसे छोटा फॉरेंसिक साइंस कर रहा है, आखिरी वाला। 4 बच्चों की शादियाँ करवा दी, 2 बच्चे हैं। तो ये है हमारी खुशी। और सबको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया ना, ग्रेजुएशन, मास्टर्स वगैरह सब अपनी मर्ज़ी से अपने पसंद के सब्जेक्ट पढ़ते रहे। तो ज़िंदगी के 3 एम थे ना। एक एक तो अ, रिसर्च में कुछ होना चाहिए, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी है। आप अपने बाद भी कुछ और अरसा ज़िंदा रहेंगे। तो ये था, बच्चे बड़े हो गए, पढ़ गए, ये भी था, छोटा-सा घर बन गया। अभी समझे कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी अल्लाह के करम से बहुत खुशगवार। 2001 में मेरी ट्रांसफ़र हुई टीबी सैनिटोरियम में, वहाँ पे तो लाइब्रेरी का बजट नहीं था। फिर मैंने उनके साथ काम किया 5 साल, तो उन्होंने मुझे सिखाया पीसी 1 बनाना कैसे आती है, अकाउंटिंग को कैसे सेट करते हैं। तो आई वाज़ एज़ अ एडमिन ऑफिसर ऑफ टीबी सैनिटोरियम, प्लानिंग ऑफिसर, अकाउंटेंट, तो 4-5 पोर्टफोलियो थे। तो पीसी 1 से समझे कि 58 करोड़ की बनाई थी, तो हॉस्पिटल को हमने चेंज कर दिया। उसके बाद ट्रांसफ़र हुई एशिया के बड़े पागलखाने में एज़ अ लाइब्रेरियन। तो वहाँ पे 3 साल काम करते रहे। तो ये समझें कि अच्छा, एक थोड़ा-सा ये कि पागल के नीचे काम करना अलग है, पागल के साथ काम करना अलग है। तो ये थोड़ा-सा समझिए, पागल के साथ जब आप काम करते हैं तो इक्वल लेवल के साथ काम करते हैं ना, कि यार ये तो है, मैं भी हूँ थोड़ा-सा, तो हम दोनों एक-दूसरे को थोड़े से दाँत भी दिखा लेंगे, थोड़े से मुस्कुरा भी लेंगे, थोड़े से झप्पी भी पा लेंगे। लेकिन किसी
पागल के नीचे आप काम नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि उसकी कमिंग इंस्ट्रक्शन क्या होगी। तो ज़िंदगी में ये चीज़ें भी रही हैं ना। फिर पोस्ट आई थी एक मेहरान यूनिवर्सिटी में। तो मेहरान यूनिवर्सिटी में को क्वालीफाई किया, वहाँ जॉइन जाके किया 2009 में। 2013 में अपॉर्च्युनिटी मिली सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब चले गए। 2009 में समझे कि 2009 से लेकर 2013 तक मेहरान यूनिवर्सिटी के जॉब्स। तो उसके बाद जब सऊदी अरब चले गए तो मेरी एमफिल कोई चल रही थी 2009 से। रिसर्च समझ में ही नहीं आती थी कि रिसर्च करते कैसे, पढ़ते कैसे हैं और समझते कैसे। तो पोस्टपोन थीसिस को पोस्टपोन कराते-कराते 2018 में एमफिल हो ही गई। तो वो भी ऐसे ही हुई कि सऊदी अरब में जब काम करते थे ना, तो मल्टीनेशनल लोग वहाँ पे अमेरिकन्स थे, ब्रिटेन थे, इंडियंस थे, पाकिस्तानी थे। तो एक किस्म का एक माहौल बनता है। कोई ना कोई, हर कोई आपको कुछ ना कुछ दे रहा होता है। आपने लर्न करना होता है। तो वहाँ पे एक इंडियन थे डॉक्टर शुएब, वो रिसर्च स्कॉलर थे, वो वहाँ स्टूडेंट्स को रिसर्च पढ़ाते थे। तो मैंने कहा सर जी मुझे रिसर्च समझ में नहीं आती। तो हँस के कहने लगे मैं क्लास लूँगा, लेकिन आपकी क्लास की जो उजरत होगी रोज़ाना एक चाय का कप होगा, एक सैंडविच होगा। मैंने कहा जी डन। तो यकीन माने कि ऐसे मोटिवेशनल अंदाज में उन्होंने रिसर्च मुझे पढ़ाई, समझाई कि कैसे क्या लिखते हैं। आज मैं खुद भी रिसर्च पढ़ाता हूँ। और जब मैं वहाँ से आया 2021 में से, तो मैंने जॉइन किया लॉ कॉलेज एज़ अ रिसर्च हेड। तो उनकी 2 एलएलबी की 2 बैचेस को मैं पढ़ा चुका था रिसर्च। तो मोटिवेशनल अंदाज में, ज़्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्च होती है लॉ में। तो वो स्टूडेंट अब तक अटैच है, जितने भी लॉ कॉलेज के स्टूडेंट थे, कि सर आपने रिसर्च को इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया कि हम जब कोर्ट में भी खड़े होते हैं ना, तो हमें हर तरफ रिसर्च के टॉपिक नज़र आते। इस वक़्त जो मेरी पोस्टिंग है ना, तो मोहम्मद मेडिकल कॉलेज में मेरे एक दोस्त ने उनके मालिक के साथ मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि देखें माशाल्लाह आप अच्छे हैं, हम आपको वापस भी नहीं कर सकते और इस वक़्त हमारे पास अगर कोई पोस्ट खाली है तो मेरे पीएस की है। तो मैंने कहा सर मैं तो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एज़ अ पीएस या पीए मैंने कभी किसी के साथ काम नहीं किया। तो जॉब में ऊपर-नीचे हो जाए तो दरगुज़र कीजिएगा। तो वो बड़े खुश हुए, फिर उनके साथ हुआ। फिर उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिया कि देखो हमने अप्लाई किया हुआ है यूनिवर्सिटी के लिए। हमारा चार्टर भी अप्रूव हो गया, लेकिन जो एचईसी है उसका कोई क्राइटेरिया है एक्रीडिटेशन का, पीयू1 फॉर्म के हवाले से, तो आप उसको मेंटेन करो। तो उसको मेंटेन करते-करते एक्रीडिटेशन समझ में आ गई कि एक्रीडिटेशन कैसे करते, और क्यूईसी के सारे स्टेप समझ में आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो यूनिवर्सिटी बन गई है। मैं पहले पीएस2 मैनेजिंग ट्रस्टी था, अब वो खुद भी चांसलर बन गए, तो पीएस2 चांसलर हूँ। तो उनको हेल्प आउट करता हूँ तमाम ऑफिशियली मैटर्स के अंदर। जो यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बनाने में उनकी हेल्प आउट कर रहा हूँ। एक्रीडिटेशन के हवाले से जो उनके कॉलेजेस हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो इस वक़्त समझे कि एक एक्सपोज़र अच्छा हो गया कि हम जो चीज़ें ना नहीं जानते थे, तो उनके हवाले से हम जान गए। अच्छा, अब रही रिसर्च की बात, तो जब मैं रिसर्च अपनी लिख रहा था तो मेरा टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ लाइब्रेरीज ऑन यूनिवर्सिटी इम्प्रूवमेंट, कुछ इस तरीके से याद भूल रहा हूँ। तो मैं ये सोचता था कि यार लाइब्रेरी का इम्पैक्ट क्या होता है? लाइब्रेरी का इम्पैक्ट हम कैसे काउंट करेंगे? सब बताते हैं रिसर्च। अच्छा भई रिसर्च कहाँ से आएगी? तो फिर मैंने उनके जर्नल्स को खंगाला था, जो यूनिवर्सिटीज़ जर्नल्स निकाल रही थी। जैसे लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी का जर्नल था, डाउ का जर्नल था। तो मैंने उनकी प्रोग्रेस जाके चेक की, 5 यूनिवर्सिटीज़ की। अ, डेफ़िनेटली फैकल्टी ने तो बहुत सारे जर्नल्स में उनके आर्टिकल्स पब्लिश किए थे, लेकिन जो जर्नल्स थे उनमें भी उनकी शेयरिंग तो थी ना, तो मैंने उनको काउंट किया कि भाई ये लाइब्रेरी का इम्पैक्ट है, देखो कितने अच्छे आर्टिकल हैं और कितने हैं। तो इसी से मुझे पता चला कि बिब्लियोमेट्रिक है। तो बिब्लियोमेट्रिक के अंदर काम करते-करते अब मुझे समझ में आ गई कि बिब्लियोमेट्रिक है क्या? पहले तो यार लोगों ने बड़े मज़ाक उड़ाया, दिस इज़ डेस्क जॉब, कि एक ही जगह बैठ के काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा भई लाइब्रेरियन और कर क्या सकता है? कहाँ पे जाएगा? लेकिन कुछ न कुछ तो प्रोग्रेस है। अब अल्हम्दुलिल्लाह के
माशाल्लाह जितने भी लाइब्रेरी साइंस के टॉपिक आर्टिकल्स आते, तो मेजॉरिटी बिलॉन्ग टू बिब्लोमेट्रिक। तो कह सकते हैं कि मैंने इब्तिदा की, अब माशाल्लाह से सब लोग कर रहे हैं। तो बिब्लोमेट्रिक में आप कह सकते हैं कि स्पेशलाइज़ेशन है। तो अब मेरी रिसर्च जो है तकरीबन 50 अबव तो ऑनलाइन है सारी की सारी। 5 के करीब और रिव्यू प्रोसेस में है। 4 के एक स्केचेस बना चुका हूँ कि उनको कैसे करना है। ये है ज़िंदगी, कैसे करना है, ये है ज़िंदगी। क्या आप समझते हैं कि हमारे जो प्रोफेशन है, हमारा प्रोफेशन है, लाइब्रेरी फील्ड जो हमारी है, इसके अंदर लीडरशिप का फुकदान है? सियासी फुकदान तो है ही है हमारे मुल्क के अंदर। क्या हमारी जो फील्ड है इसके अंदर भी आप सियासी फुकदान आपको नज़र आता है? जो हमारे लीडरान हैं वो क्या करते हैं, कैसे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और उससे कम्युनिटी को क्या फ़ायदा हो रहा है? इसके ऊपर सर आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। इसमें 3 चीज़ें हैं यार बख्तियार। पहली चीज़ ये है कि हम लाइब्रेरियन जो है ना मुआशी तौर पे थोड़ा-सा कमज़ोर हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी एसोसिएशंस है ना, वो भी इंटरएक्टिव हैं एक-दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में, तो मुझे ये महसूस होता है कि वक़्ती तौर पे आ जाते हैं एक-दूसरे के साथ, उसके बाद लॉन्ग टर्म प्लानिंग कोई भी नहीं है ना। और तीसरी चीज़ ये है कि हम भी बज़ाते खुद सुस्त भी बहुत है, ठीक है ना? क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर एक जगह बैठ-बैठ के थिंकर तो हम बड़े बन जाते हैं, ए एक्टिविस्ट नहीं बनते ना। तो आइडिया ये था, मैं इसके ऊपर काफ़ी सोच रहा था कि यार अब हमने करना क्या है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। आप एआई के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, डेटा साइंस के ऊपर फ़ोकस करेंगे, सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं ना, वो है एक्चुअली मार्केटिंग। हम अपने प्रोफ़ेशन की मार्केटिंग नहीं कर पाते। इंडिविजुअली हम में से डॉक्टर राफ़िया शेख बनते हैं, इंडिविजुअली डॉक्टर खालिद महमूद बनते हैं, इंडिविजुअली डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान बनते हैं, और इंडिविजुअली हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारी जगहों पे, इन्फरादी तौर पे। इज्तिमाई तौर पे हमारे पास, मुझे तो नहीं महसूस होता कोई प्रोग्राम हो, हम मार्केटिंग कर पा रहे हों। क्योंकि एक्रीडिटेशन में भी एक आपका कंपोनेंट होता है, जब दूसरे यूनिवर्सिटियाँ आपको देखने आती है ना, कि लाइब्रेरी के हवाले से बताओ, तो मेजॉरिटी, मतलब मैं भी कि कभी इस चीज़ में इन्वॉल्व था तो गुस्सा आता था, यार ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं। लेकिन जो वो पूछ रहे होते हैं ना, अगर हमारा पेपर वर्क उसके साथ ही हो ना, ये होती है मार्केटिंग, कि हम अपने इदारे को, कॉलेज को, स्कूल को किसी के साथ एफिलिएटेड कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी साइड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना, दे ऑलरेडी नो एवरीथिंग, हाउ टू डील यूज़र। जब वो जानते हैं तो उनको प्रेज़ेंट भी करना आना चाहिए ना। तो ये थोड़ी-सी मार्केटिंग का है, और दूसरा थोड़ा-सा एटीट्यूड, बिहेवियर, ठीक है? अब ये मैं तो नहीं कह सकता कि हमारा गलत होता है। होना ये चाहिए कि प्रोफ़ेशनल तरीके से हमारा एक बिहेवियर बने, क्योंकि लोग हमसे दुश्मनियाँ करने नहीं आते हैं ना, हमसे पूछने आते हैं, और हमारा ही काम है, हमसे पूछते हैं। तो कुछ हम समझ नहीं पाते, कुछ हम बता नहीं पाते, तो इसमें से थोड़ा-सा फेलियर हो जाता है। क्योंकि इस वक़्त जो बड़ी किराया है ना, वो सैलरी की है। सैलरी सैलरी उसी को मिलेगी जो पॉलिश होगा। जितना अच्छा पॉलिश्ड होगा, सैलरी उतनी अच्छी लेगा, क्योंकि इस वक़्त प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही अच्छी लाइब्रेरियाँ हैं। नो डाउट गवर्नमेंट सेक्टर भी बहुत उसको सपोर्ट करता है, कॉलेज लेवल के ऊपर सेट करता है, और कॉलेज लेवल के ऊपर बहुत अच्छे लाइब्रेरियन हैं, जो इस चीज़ को समझते भी हैं। लेकिन अब किया क्या जाए कि हमारा प्रोफ़ेशनल थोड़ा-सा आगे बढ़ के थोड़ा-सा हो जाए। तो उसके लिए ये तजवीज़ है कि हमारी काउंसिल बननी चाहिए भाई, पाकिस्तान लाइब्रेरी काउंसिल बननी चाहिए। तो जितने भी लोग हैं अपनी एसोसिएशन के साथ, मैं तो गुज़ारिश करूँगा कि यार आ जाओ, अपने में से चंद लोगों को थोड़ा-सा लेके आओ, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करो। उनको कहो कि यार लॉ के हवाले से कोई इंस्टीट्यूट्स बनाओ, आगे प्रेज़ेंट करो, क्योंकि बहुत सारे लाइब्रेरियन तो हमारे लॉ कॉलेजेस के अंदर है ना,
वो सपोर्ट ले सकते हैं। बहुत सारे हमारे लाइब्रेरियंस जो असेंबली में हैं, वो सपोर्ट कर सकते हैं। लॉयर लॉयर्स तो हमारी क्या कहते हैं काउंसिल की इजाज़त तो फेडरल गवर्नमेंट देगी ना। तो कोलैबोरेटिवली ये चीज़ हो सकती है। हम मार खा जाते हैं इसमें काउंसिल में, क्योंकि बाहर भी आपसे पूछते हैं, योर प्रोफेशन इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय अ काउंसिल? सॉरी, नो। हमारे पास यही है ना, काउंसिल में मार खाए हुए हम, काउंसिल नहीं बनी हुई है। तो सर क्या इसमें हमारी जो सूबाई सतह की एसोसिएशन है या हमारी जो नेशनल सतह की एसोसिएशन है, क्या उनको किरदार अदा नहीं करना चाहिए या उनका क्या किरदार है आपकी नज़र में? इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? बख्तियार बेहतरीन तजवीज़ है। देखिए ना, हमारे पास एक तो पीएलए है जो आपकी बॉडी है, नेशनल और इंटरनेशनल इफ़ला के साथ अटैच है, या दूसरे पीएलसी है, और बहुत सारे ग्रुप है ना। अब उस जो भी जिन्होंने ये ग्रुप बनाया ना, वो बहुत अच्छे लोग हैं, एक्टिव लोग हैं। अपनी बात कहना चाहते हैं ना, जब कहना चाहते हैं तो उन सबको मिल बैठना चाहिए। कहीं न कहीं कोई ऐसी जगह वहाँ पे, तो हमारे पास अगर 100 में से 90 बातें अच्छी है, 10 बातें थोड़ी-सी बुरी है, तो उनको खामोश करके 90 बातों के ऊपर ले आया जाए, कि भाई आ जाओ कौंसल बनाओ। क्योंकि कौंसल बनेगी तो और ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ेशन आएगी ना, क्योंकि इस वक़्त मैं एक्रीडिटेशन में काम कर रहा हूँ ना, एक्रीडिटेशन में ये है कि आप जो भी डिग्री अप्रूव कराएँगे आपकी कौंसल है, बीबीए की कौंसल है, एमबीबीएस के लिए कौंसल है, बीडीएस के लिए कौंसल है। अभी डीपीटी के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए कौंसल बनने जा रही है, नर्सिंग की कौंसल है, इंजीनियरिंग की कौंसल है, तो रिकॉग्नाइज़ बॉडी है ना, तो ये इसकी हमें सपोर्ट चाहिए। प्रीवियसली अगर देखा जाए तो हमारे लाइब्रेरियंस के लिए सबसे अच्छा, जो मैं समझता हूँ, बाकी मुरवत साहब ने काम किया था जो टैक्सेशन का था। उसके बाद कोई काम नहीं नज़र आया कि टैक्सेशन के हवाले से या काउंसिल के हवाले से। हमारे पास बहुत अच्छे माइंड बैठे हुए हैं, और सिर्फ माइंड नहीं है, दिल के भी बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी बात सुनते हैं। तो ऐसी काउंसिल बनने के लिए यहाँ अगर मैं सिंध के हवाले से बात करूँ, तो लाड़काने में मुमताज़ बुर्रो साहब बैठे हुए हैं, सक्खर में गुल हसन लाखो साहब बैठे हुए हैं, हैदराबाद में राशिद राव साहब बैठे हुए हैं, बहुत एक्टिव लोग हैं। नवाब शाह के अंदर अपने चन्नड़ साहब बैठे हुए हैं, फारूक चन्नड़, वेरी मच एक्टिव। दे नोज़ how to deal users or how to deal library work और सर्विसेज। और कराची तो भरा पड़ा है, अरशद अब्बासी की जो टीम है माशाल्लाह से जबरदस्त है, और उनके कॉन्टेक्ट भी हैं, उनकी विजन भी बहुत अच्छे हैं, तो टीम बनी हुई है। सिंध के हवाले से मैं यही जानता हूँ। बाकी माशाल्लाह से पंजाब के हर शहर से मुझे फोन आते हैं, बहुत प्यार से, खुलूस से, मोहब्बत से बात करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। अल्लाह उनको खुश रखे। और ये तजावीज़ हमने सुना है कि आप सियासत में भी आए, तो सियासत में आने का तजर्बा आपका कैसा रहा? आप पाकिस्तान के वो पहले लाइब्रेरियन हैं जिन्होंने सियासत का रुख अख्तियार किया, तो आप बताइएगा कि क्या इस मुआशरे ने एक पढ़े लिखे किताब दोस्त शख्स के साथ या किताब से मोहब्बत करने वाले शख्स के साथ क्या रवैया अख्तियार किया, और क्या आपको एक्सेप्ट कर लिया गया उस सियासत के अंदर जिसमें आपने एंट्री दी थी? इसके बारे में सर आप बताइएगा, और ये भी साथ बताइएगा कि सियासत में आने का ख्याल आपको क्यों कर पैदा हुआ? आपके लिए तो आपकी फील्ड ही काफ़ी थी, फिर सियासत में आप क्यों आए और किस लिए आए? क्या काज थी आपकी सियासत में आने की? देखो, क्या है कि 2013 सऊदी अरब जाने के बाद तो मुझे काफ़ी सारे शोकाज़ मिलते रहे मेहरान यूनिवर्सिटी के साथ। फिर उन्होंने 2015 में मुझे डिसमिस कर दिया, डिसमिस फ्रॉम सर्विस। तो मैं वापस आया तो मैं हाई कोर्ट में चला गया कि भाई मैंने रिटायरमेंट दी हुई थी, अब पेंशन दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तमाम कोर्ट्स पेंशन दे देती हैं 28 साल की सर्विस में। तो अब कोर्ट में केस चल रहा था, तो इंशाल्लाह पेंशन मिल जाएगी। तो हमने सोचा कि एक रिटायर्ड आदमी को सियासत में भी जाना चाहिए, क्योंकि सियासत का मतलब ये है कि एक आम फर्द की मुआशी और समाजी हैसियत को बुलंद करना। तो हमने खुद को पेश किया आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, लड़ाई झगड़े करते हुए। तो यहाँ का कुछ डायनामिक चेंज है। यहाँ पे आपको बंदा चाहिए सुल्तान राय स्टाइल में, और मैं खड़ा कर दियांगा।
तो वो चीज़ नहीं बनी। फिर हमने कहा कि मिर्ज़ा गालिब की तरह से इससे पहले कि बेआबरू होके सियासत के कूचे से निकले, हमने सरेंडर कर दिया सियासी पार्टी के आगे, कि बाबा आपके उम्मीदवार के सामने हम नहीं खड़े होते, तो खामोशी के साथ साइड पे हो गए ना। लेकिन तजुर्बा बड़ा ज़बरदस्त रहा ना, तजुर्बा बड़ा ज़बरदस्त रहा, क्योंकि एक्टिव सियासत इज़ अनदर थिंग और रीडिंग सिया पॉलिटिक्स इज़ अनदर थिंग। हम अखबार जो पढ़ते हैं उससे अपना ओपिनियन तो बनाते हैं, लेकिन अखबार पढ़ते कितना है? जिनके लिए मतलब आप अगर थिंकर हैं, वो आपकी बात नहीं समझेंगे, उनके अपनी रिज़र्वेशन से आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, कुछ भी नहीं कर सकते ना। आपकी मेजॉरिटी कितनी अखबार पढ़ती होगी? कोई डेटा है? कोई भी डेटा नहीं है ना। अखबार ना पढ़ने वालों का बहुत बड़ा ह्यूज फैक्टर है और ह्यूज एनरोलमेंट है, अखबार ना पढ़ने वालों का। अच्छा, सोशल मीडिया भी तो टोटल ट्रू तो नहीं है ना। मेजॉरिटी सोशल मीडिया फेक है, आपके परसेप्शन बनाता है और हम उस सोशल मीडिया के हवाले से 0 बाय 0 थे, तो उसमें भी कोई चीज़ नहीं थी। तो एक छोटे से यूनिट के अंदर जब हम फेल्योर हैं, तो बड़े यूनिट के ऊपर क्या कर सकते हैं? और दूसरा फैक्टर ये है कि जो आपकी बाउंड्रीज़ है ना, वोटिंग का रेशियो है ना, वो है ही ये कि आपको सबसे पीछे धकेल दिया जाए, आम आदमी को। चाहे नेशनल लेवल के ऊपर हो, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हो या लोकल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर हो ना, कि आपको इस तरह बाइफरकेट करके और सेग्रीगेट करके या आपके जो छोटे-छोटे यूनिट बना के आपको पैरालाइज़ किया जाए। तो ये अभी हमें हमारे पास डेमोक्रेसी है, आ रही है, ग्रेजुअली चलती रहेगी तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। होप अच्छा ज़बीर साहब, पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर आपकी एक पोस्ट बड़ी वायरल हो रही थी कि आप अपनी फैमिली के साथ एक लाइब्रेरी को बचाने के लिए, किताब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, किताब को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे ख़ानदान के साथ आपने धरना दिया था, रोड के ऊपर आप बैठे थे। ये क्या माजरा था सर? क्यों ये वाक़या पेश आया कि एक लाइब्रेरियन जो किताब दोस्त शख्स है, उसको अपनी फैमिली के साथ अपने हक के लिए उस लाइब्रेरी को बचाने के लिए फुटपाथ पे आना पड़ा, रोड पे आना पड़ा और अपने आप को कुतुब खानों की आवाज़ यार बनना पड़ा। बख्तियार पता है इसके ये लाइब्रेरी पीछे क्या मैंने स्टोरी अपनी थी, क्या माजरा था सर? खुद की जी ज़रा लाइब्रेरी है बताइए। मेरी अपनी कायमशुदा थी। तो हमारी एक इमाम बारगाह है उसके अंदर मैंने अपनी लाइब्रेरी कायम की, 2 कमरे बनाए और एक कमरा मतलब वक़्फ़ कर दिया कि यार ये कम्युनिटी लेवल का यूटिलाइज़ेशन में होगा। एक कमरा मैंने अपने लिए रख लिया। तो मेरे पास अपनी ज़ाती कलेक्शन में कोई 2 ढाई हज़ार किताबें हैं। तो मैंने वो रख दी और लाइब्रेरी का नाम रख दिया लाइब्रेरी हज़रत पीर फ़कीर कि कोई भी आ जाए। तो वहाँ पे एक छोटा-सा कार्टेल बना हुआ है। कुछ मज़हबी लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ मवाली भी, मंशियात वाले भी इन्वॉल्व थे। उन्होंने क्या करा कि मेरे लाइब्रेरी को ताला लगा दिया। ताला लगा दिया तो अब फिर डर बैठा हुआ था ना, मंशियात वाले मंशियात में नहीं फँसा दें, मज़हबी लोग किसी मज़हबी झगड़े में नहीं फँसा दें। तो अच्छा आप सुन के हैरान होंगे, दिस लाइब्रेरी इज़ स्टिल क्लोज़्ड, अभी तक कब्ज़ा है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ अपने गाँव के चौराहे के ऊपर बैठा था कि गाँव वालों देखो, क्या हो रहा है, पूरे गाँव के सामने। ठीक है, अब जो मज़हबी लोग थे वो थोड़ा-सा पुलिस से के साथ अब तक उनके कनेक्शन है, तो वो लाइब्रेरी अभी तक आज़ाद नहीं हुई है। लेकिन फ़ायदा इसका ये हुआ कि मेरे गाँव के लोगों ने उन लोगों के साथ ला-ताल्लुकी इख्तियार कर ली। मेजॉरिटी मेरा गाँव, मेजॉरिटी 98% लोगों ने उनके साथ उनका सोशल बाइकआउट कर दिया, क्योंकि पुलिस सुनती नहीं है। आईजी के पास कंप्लेंट, डीआईजी के पास कंप्लेंट, एसएसपी के पास कंप्लेंट, अभी तक कंप्लेंट है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। फिर आईजी की कंप्लेंट घूमते थाने में आई, एसएचओ ने मुझे बुलाया, बोला आपकी कंप्लेंट है, मैंने कहा जी कंप्लेंट है। बोला आप लिख के दो, मैंने कहा कंप्लेंट लिख के तो दी हुई है, कहेंगे दोबारा लिख के दो, मैंने कहा 50 मरतबा लिख के दी हुई है। बोले अब करना क्या? मैंने कहा एफआईआर काटो। बोला एफआईआर नहीं काटेंगे, मैं नहीं काटो। बोला आप विथड्रा करो कंप्लेंट से, मैंने कहा नहीं करेंगे।
कि लाइब्रेरी इज स्टिल क्लोज। सियासत पॉलिटिकल पर्सन इस थोड़े से हल्के-फुल्के मज़हबी इश्यू के लिए कोई बीच में आता नहीं है। लेकिन ये हुआ चेंज ये हुई कि मेरे गाँव के 98% ने उन लोगों से कता ताल्लुक कर लिया, सोशल बायकॉट। लाइब्रेरी दे कंट्रोल्ड। आप यकीन माने कि कभी-कभी मुझे दुःख होता है कि मेरे 2 ढाई हज़ार किताब हैं, कमबख्त वो पढ़ते भी नहीं है। अगर पढ़ते होते तो खुशी भी होती। तो समझे कि क्लोज़। और अब मेरी हैबिट क्या है, मैं हफ्ते में 1 दिन चला जाता हूँ, बेगम देती है सब्ज़ी के पैसे और ज़्यादा इस वज़ह से नहीं देती, उसे पता है कि ये कोई ना कोई एक किताब खरीद के लेके आएगा। तो फिर हमने अब महीने में 2 किताबें लेनी शुरू की हैं। तो किताबें लेके आते हैं, पढ़ते हैं। अभी भी मेरी भरी पड़ी है, एक छोटी-सी अलमारी सामने है। तो किताबें पढ़ने का शौक है क्योंकि लाइब्रेरियन किताबें नहीं पढ़ेगा तो फिर कौन पढ़ेगा? अच्छा ज़मीर साहब ये बताइएगा कि जैसे अब एक दौर था मैनुअल सिस्टम था लाइब्रेरियों का, अब उसके बाद फिर डिजिटल दौर आया। तो डिजिटल दौर के बाद अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। इस दौर के अंदर एक लाइब्रेरियन अपने आप को कैसे इस मुआशरे के अंदर इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर सर्वाइव करते हुए आप इसको देख रहे हैं? आराम से, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आप एक फैक्टर को इग्नोर कर रहे हैं। उस फैक्टर का नाम है ह्यूमन टच। ह्यूमन टच जो है ना, वो हर चीज़ को ज़बरदस्त करता है। जब तक किसी भी चीज़ में ह्यूमन टच नहीं होगा, तो वो ग्रो कैसे होगी? आपका डिजिटल हो या आपकी एआई हो, जो भी हो, आप कहना क्या चाहते हो? आप सवाल कौन-सा करना चाहते हो? असल चीज़ यही है। आपके पास लाइब्रेरी में जो यूज़र आएगा ना, वो सवाल लेके आएगा और लाइब्रेरियन ही बेहतरीन है उसके सवाल को समझने के लिए। मुझसे किसी ने पूछा तो ह्यूमन टच भाई, आप ह्यूमन टच को इग्नोर नहीं कर सकते। आप जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चले जाएँ, डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ चले जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऑनलाइन लाइब्रेरी बनाना सीखा था मेहरान यूनिवर्सिटी में। तो मैडम मुमताज़ मेमन बहुत ज़बरदस्त नाम है लाइब्रेरी साइंस का। तो वो समझे कि वो हमारे लाइब्रेरी प्रोफ़ेशन का असासा था। उनके पास हर वक़्त बहुत अच्छे आइडियाज़ होते थे। तो उन्होंने एक दिन कहा था कि सब ब्लॉग बनाएँ। तो ब्लॉग मैंने भी बनाया। तो मैडम ने कहा इसके ऊपर कुछ रखो, तो मुझे आइडिया था कि रखना क्या? तो मैं बेहतरीन लिंक तैयार कर के उसमें रखता था। तो एक दिन डेमोंस्ट्रेशन दी कि मैडम ये देखिए ये लिंक कितने हैं। तो उन्होंने कहा ये तो कंप्लीट लाइब्रेरी है। जब उनके ये अल्फाज सुने तो हमने ब्लॉग के ऊपर लाइब्रेरीज़ बनाना शुरू कर दी। आपकी एचईसी लाइब्रेरी क्या है? आपको लिंक प्रोवाइड करती है ना, एक्सेस प्रोवाइड करती है ना, आप डेटाबेस के ऊपर चले जाओ। डेटाबेस आपकी आईपी एड्रेस चेक करके आपको एक्सेस देगा। थोड़ा-सा समझे कि देखिए एक जर्नल जो है किसी एक डेटाबेस का हिस्सा हो सकता है और 50 डेटाबेसेस का भी हिस्सा हो सकता है। और एक डेटाबेस के ऊपर अगर वो आपको सर्विसेज़ पैसे वाली देता है तो 49 डेटाबेसेस के ऊपर सर्विसेज़ फ्री देता है। तो आप वो सारे जर्नल्स का लिंक उठा के आप अपने ब्लॉग के ऊपर रख दें, आपके इदारे को सपोर्ट मिलेगी। तो मैंने इस वक़्त तकरीबन 50 के करीब ब्लॉग बना के रखे हुए हैं। जिस डिसिप्लिन के चाहे मैं 24 आवर्स के अंदर ये ऑनलाइन लाइब्रेरी बना सकता हूँ। लेकिन हमारे पास एक चीज़ है सबके पास अपना मुख्तलिफ आइडिया होता है कि ऑनलाइन लाइब्रेरी कैसी होनी चाहिए। एप्रिसिएशन बहुत मिलती है, क्योंकि एक पेज के ऊपर आपको सारी चीज़ें मिलती है ना। तो ये सारी चीज़ें ब्लॉगिंग के हवाले से। तो क्या मतलब आप सर्विस देना चाहते हैं, हज़ार रास्ते हैं। नहीं देना चाहते तो फिर नो रास्ते हैं। नो तो मतलब नो। तो लाइब्रेरी साइंस का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है यार, बहुत ब्राइट है। सर एक लाइब्रेरियन को अपने आप को कैसे ग्रूम करना चाहिए और वो कैसे और किस तरह की सर्विस दे के माशरे के अंदर नाम जो है वो पैदा हो और लोग जौक तर जौक लाइब्रेरी की तरफ आए और लाइब्रेरियन जो है वो यूज़र को लाइब्रेरी तक लाने के लिए एक मेन किरदार अदा कर सकता है और वो किरदार क्या है इसके बारे में सर बताइए। देखिए इस वक़्त मैं अगर एक्रीडिटेशन में काम कर रहा हूँ तो एक्रीडिटेशन
सारे कंपोनेंट को चेक करती है, सारे कंपोनेंट को। एचईसी की एक्रेडिटेशन तो वल्लाह वेरी स्ट्रांग है, लेकिन जो बाकी इदारे हैं एक्रेडिटेशन के समझेंगे, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है, या आपका पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, वो भी एक-एक कंपोनेंट को चेक करते हैं ना। तो जब हम लाइब्रेरी के हवाले से बात करते हैं ना, तो उसमें भी तकरीबन 20 के करीब ऐसे कंपोनेंट है कि आप उनकी इन्फॉर्मेशन अगर पक्की देंगे, तो आपकी लाइब्रेरी तो शाइन है, लेकिन आपको ये आना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन देनी कैसे और कंपाइल कैसे करनी है। अब जैसे समझें कि आप सारी चीज़ों में परफेक्ट नहीं हो सकते। आपने किसी न किसी एक कंपोनेंट को उठाना है। अब अल्लाह करम करे अपने शेर अफ़ज़ल खान के ऊपर अपने सारे, तो उसने कोहा का कंपोनेंट दिया है ना। अब देखें कोहा को उसने कहाँ पहुँचा दिया। अगर मैंने बिब्लियोमेट्रिक का कंपोनेंट लिया है तो बिब्लियोमेट्रिक कितनों को फैसिलिटेट कर रहा है। मेरे से पहले तो मिदरार साहब ने भी तो काम किया हुआ ना इसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें ना आपने किसी न किसी एक कंपोनेंट को उठाना है। अब माशाल्लाह से पहले पीएचडीयाँ होती थी कि आप जाएँ और अच्छे लाइब्रेरियंस के इंटरव्यू 100 के करीब इंटरव्यूज़ लेके आएँ और लिख के रखें। आपने उसको फॉर्मेट ही दूसरा दे दिया। दिस इज़ सर्विस यार, प्रोफेशनल सर्विस है, बहुत अच्छी है। आई लाइक इट वेरी मच। तो इस तरह बाकी लाइब्रेरियन से ना किसी न किसी एक स्किल को उठा लें। अब मैं गुल हसन लाखो की बात करूँगा ना। गुल हसन लाखो एक आर्टिस्ट है, तो वो वहाँ पे अब उसको यूनिवर्सिटी भी ऐसी मिल गई कि वहाँ वो उसके आर्टिस्टिक जो आइडियाज़ हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं। तो आपके आपके अंदर जो स्किल है ना, कोई एक चीज़ को उठा ले। जे का फाल नहीं। मैंने कोशिश की थी मैं जे का फाल बनूँ। तो फिर इतने कामयाब नहीं हुए जितने डिप्लोमेट्रिक में हुए। लोग अच्छी तरीके से याद करते। पाकिस्तान के अंदर आप क्या समझते हैं कि हुकूमतें जो होती हैं वो किताब और कुतुब खानों से इतना नारवा सलूक क्यों रखती हैं? क्यों वो कुतुब खानों से किनारा कशी अख्तियार करती हैं? इसके पीछे आप क्या वजूहत देखते हैं? देखें 2 चीज़ें हैं। हमारे पास जो बुनियादी अशिया का फुक़दान है ना, तो लोगों ने उनकी तरफ ज़्यादा ज़हन रखा हुआ है। इंटेलेक्चुअली कम ज़हन रखा हुआ है, क्योंकि हम इतने वो परेशान लोग हैं कि हमें नालियों से जान नहीं छूटती है ना। नालियाँ हैं, गटर है, पानी की सहूलत है, लोड शेडिंग है, तो हमारा सारा अटेंशन उधर जाता है। जब अटेंशन उधर जाता है, तो बाकी टेंशन बचता है। तो कहाँ देंगे उसको? इन्फरादी तौर पे तो लोग निकल रहे हैं ना, इन्फरादी तौर पे तो लोग निकल रहे हैं ना, लेकिन इज्तिमाई तौर पे हम निकल नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। मैं आपको जब कह रहा हूँ कि मेरी लाइब्रेरी स्टिल क्लोज्ड, अभी तक कब्ज़ा है, तो इसका मतलब है मैं कितना बेबस हूँ यार। तो आप समझ रहे हैं ना, कैसे खुलेगी वो लाइब्रेरी? बहुत मुश्किल है। तो कभी-कभी कुछ चीज़ें होती हैं ना, तो ग्रेजुअली वो रिज़ल्ट देती हैं। तो सब्र सब्र के साथ, क्या वो मौलाना वहीदुद्दीन ने अपनी किताब में एक में लिखा था ना कि अल्लाह फरमाता है कि आप सब्र के साथ रहो, मैं आपके मसाइल हल कर दूँगा। तो मैं भी सब्र के साथ बैठा हुआ हूँ। इंशाअल्लाह मेरी लाइब्रेरी ज़रूर खुलेगी और उसका इफ्तिताह भी होगा। तो इंशाअल्लाह सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी यार। अच्छा, ज़मीर साहब ये बताइएगा कि वो धरने वाला क्या सीन था जो आप एक रोड के ऊपर आए, अपनी फैमिली के साथ आए और आपकी लाइब्रेरी का कोई मसला था, और फिर उसके बाद आपके साथ किन-किन लोगों ने राब्ता किया? सर इसके हवाले से कुछ बताइएगा। अरे! तो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, उस रात मतलब मैं और मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरा भांजा, हम गाँव के चौराहे के ऊपर, सर्दी की रात थी बहुत ज़्यादा ना, बहुत सर्दी थी। हम जब हमने धरना का स्टार्ट किया तो पहले पुलिस आई। एएसआई आया, उसने कहा भागो। हमने कहा क्यों भागे भई, हम अपने गाँव के अंदर है, कोई मेन रोड थोड़ी ब्लॉक करके बैठे हुए। कहेंगे किस लिए बैठे हो? मैंने कहा लाइब्रेरी खुलवाओ मेरी। कहने का यार मुझे समझ में नहीं आ रही है। वो गया एसएचओ को बुला के आया। एसएचओ ने कहा कि आप उठ जाओ। मैंने कहा भाई मैं क्यों उठूँ? मेरी लाइब्रेरी तो खुलवाओ। कहने लगा नहीं जी आप बैठे बातचीत करें, ये सारी चीज़ें करें और आप उठें। हम तो नहीं बैठ रहे। अच्छा फिर हमें होते-होते शाम हुई, सुबह 11 बजे से बैठे, शाम हुई, फिर रात हुई। रात के कोई 1 डेढ़ बजे के करीब मुझे फ़ोन आया अमेरिका से व्हाट्सएप के ऊपर कि आपका लाइब्रेरी का इश्यू है और बहुत सारे लोग हैं और किसी अमेरिकन सेनेटर को कहें कि आपके लाइब्रेरी के इश्यू के ऊपर बात करें। मैंने कहा पागल हुए हैं क्या? मेरा एक छोटा-सा लोकल लेवल का मसला है। ये कोई अमेरिकन सेनेटर की बात करने की है क्या? इस वक़्त वो पाकिस्तान के सारे इदारे मुझे देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। मैं बैठा हुआ हूँ। फिर उसके बाद तो लाइनें लग गई ना फ़ोन की रात को। सब फ़ोन कर रहे थे मुझे। ज़मीर साहब क्या करें आपके लिए? मैंने कहा लाइब्रेरी खुलवाता हूँ, अभी उठ जाते, सर्दी बाहर बहुत है।
लेकिन फिर 24 और घंटे के बाद फिर पूरा गाँव आया मेरे पास कि हम आपकी मदद करते हैं, हम आपका मसला हल करते हैं और आप उठ जाओ। वो गाँवों में होता है ना कि वो क्या कहते हैं कि छोटी बच्चियाँ लेके आते हैं कि भाई अब तो हम आ गए। तो जब गाँवों में कोई औरतें लेके आता है, छुट्टी लेके आता है बच्चियाँ, तो फिर ये ऑनर की बात होती है। तो हम उठ गए, लेकिन वो रात बहुत शानदार रात थी और क्या कि ना भूलने वाली रात थी और रात तो अभी तक वो चल रही है। हाँ, नहीं भूल सकते यार। बख्तियार बिल्कुल नहीं भूल सकते ना, क्योंकि वो लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी है। अब अगर मैं उसको मैं किसी मसलक के साथ जोड़ दूँ कि फलाँ मसलक वालों ने किया है, तो बहुत सारे नए दूसरे मसलक वाले आ जाएँगे और नहीं हम छुड़वाते, तो मैंने ये की चीज़ करनी ही नहीं है ना। लाइब्रेरी का मतलब है हार्मनी। आपके लाइब्रेरी में कोई शख्स भी आ सकता है, किसी भी मज़हब का, किसी भी मसलक का, किसी भी ज़ात का, किसी भी कौम का, किसी भी मुल्क का, आपसे इन्फॉर्मेशन माँगने आता है, रास्ता माँगने आता है। आप इनकार तो कर ही नहीं सकते यार। तो मेरी लाइब्रेरी इंशाअल्लाह ताला उससे गुल-गुलज़ार होगा यार, कब तक बंद रहेगी? अच्छा सर, हम ये प्रोफेशनल रुदात के बाद सर आप हम पर्सनल आपके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि सर बताइएगा कि जब आप फारिग होते हैं तो कहाँ पे जाना पसंद करते हैं? अपना टाइम कैसे बिताते हैं? सर ये बताइएगा। यार 3 जगह हैं, 3 जगह मुझे छुट्टी मिलती है और यहाँ छुट्टी कर लेता हूँ, तो 3 जगह हैं। पहली चीज़ ये है कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ है, मैं उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। यूट्यूब के ऊपर बैठता हूँ या आपके जितने भी ये डेटाबेसेस है, उनको खंगालना शुरू करता हूँ। या आपके जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स है, कोशिश करता हूँ उनको सुन लूँ। या आपके ये देखना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी साइंस का फ्यूचर क्या है? तो डेटा साइंस फ्यूचर है। तो डेटा साइंस में आपके फ्यूचर में कौन-सी टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करेगी? और फिर उसके बाद किताबें अपने पास बहुत सारी है। फिर तीसरी चीज़ है आपके नवासे और पोते। तो ये है, ये तीनों चीज़ें साथ चल रही हैं। किताब बीनी से आपको बड़ा शगफ़ है, रग़बत है, तो आपकी फ़ेवरेट किताबों में से कौन-सी किताब है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और जिसने आपको मुतासिर किया? यार बहुत सारी किताबें हैं। बहुत सारी किताबें जो आपके सोचने का अंदाज़ चेंज करती हैं ना। इस वक़्त मेरी रीडिंग में विल ड्यूरेंट और उसकी बीवी एरियल ड्यूरेंट की बायोग्राफ़ी उर्दू में ट्रांसलेट है, बहुत शानदार है यार। उन मियाँ-बीवी ने किस तरीके से काम किया। और अगर देखा जाए तो 2500 साल पहले लिखी गई अर्थशास्त्र, उसके बाद इब्न खुल्दून की मुकद्दमा, बहुत शानदार किताबें। तो शाहबनामा उसने बड़ा असर अंदाज़ किया किसी ज़माने में जब सीएसएस हम करते थे और समझे कि वो किताबें जो मुझे फ़ेवरेट हैं वो मैंने खरीद के रखी हुई। आपको नसीरुद्दीन शाह की बायोग्राफ़ी है, क्या ज़बरदस्त उसमें उसने अपनी स्ट्रगल की स्टोरी की है। जैकी चैन की बायोग्राफ़ी है, उसमें उसकी स्ट्रगल है, बहुत शानदार है। आपके जो आईजी थे पंजाब के चौधरी सरदार महमूद, मुझे तो उनकी एक कोटेशन नहीं भूली जाती कि चौधरी सरदार ने कहा था नवाज़ शरीफ साहब को कि भाई आपने अपना मुशीर कभी पुलिस वाला नहीं रखना। तो उसके पीछे बड़ा विज़डम था। तो मैं इनकी बायोग्राफ़ीज़ तो जिसकी भी बायोग्राफ़ी मिले मेरी फ़ेवरेट है। अच्छा सर, आप खाने में क्या पसंद करते हैं? घर का ज़्यादा खाना अच्छा लगता है या होटलिंग ज़्यादा अच्छा लगता है होटल पे जाके खाना? ज़बरदस्त है यार, थोड़ा-सा मोटा भी हूँ ना। तो सऊदी अरब में हमारे अजमल साहब जो लाइब्रेरियन है, उन्होंने नाश्ता कराया था दमाम में। तुर्किश नाश्ता कराया था। ज़ तुर्किश नाश्ता बहुत आला था, बहुत ज़बरदस्त है, अभी तक वो नहीं भूला जाता। और बारबेक्यू में जो है तो वो वैरायटी है, ज़बरदस्त वैरायटी है, लेकिन हमारे बलूचिस्तान की सज्जी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है ना। बाकी बेगम के हाथ का भुर्ता, चाहे हमारा हो या बैंगन का हो, हमेशा है। सर आपकी इस कामयाब जो लाइफ़ है, इसमें आपकी जो बेगम हैं या हमारी भाभी हैं, उनका क्या किरदार था? 100%, 100%। क्योंकि पता है क्या होता है? आपको लाइफ में एक मोटिवेटर चाहिए होता है, हर किसी को। अगर आपकी जो बेगम है, आपकी मोटिवेटर हैं और वो सैक्रिफाइस कर सकती है ना, तो आप बन जाते हैं, अच्छे बाप बनते हैं,
और अच्छे इंसान बनते हैं, अच्छे समाजी मतलब पहलू के हवाले से बनते हैं, अच्छी लीडरशिप क्वालिटी आती है। आपको एक मोटिवेटर चाहिए। अब वो मोटिवेटर कौन है, ये चॉइस आपकी। तो समझे कि वो ही हैं। बाकी यूँ समझे कि जैसे टीचिंग में प्रोफ़ेसर डॉक्टर राफ़िया अहमद शेख, में प्रोफ़ेसर डॉक्टर राफ़िया अहमद शेख। सर ज़मीर साहब ये बताइएगा कि हमारी जो एलआईएस फ़ील्ड है इसके अंदर आपकी आइडियल शख्सियत कौन है? आप किससे असातिज़ा में या वैसे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में किससे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं सर? तो डॉक्टर राफ़िया अहमद शेख बहुत बड़ी अभी तक मेरी मेरी टीचर हैं, मेरे से राब्ते में, इस वक़्त अमेरिका सेटल हो गई हैं। तो अभी तक राब्ते में हैं, वेरी मोटिवेशनल। मैडम मुमताज़ मेमन जो मेरी मेहरान यूनिवर्सिटी में चीफ़ रह चुकी थी, हम दोनों एक-दूसरे से बनते नहीं थे ना। वो 1 साल रहीं, उसके बाद वो चली गईं, रिटायर हो गईं। उसके बाद हमने जाके एक-दूसरे को पहचाना कि यार हम तो दोनों ही एक-दूसरे के लिए अच्छे थे। फिर वाक़ई में उनसे हमने सीखा। वो थोड़ी-सी सख्त तबीयत की लेकिन आप समझें कि बहुत अच्छी मतलब गाइड देने वाली ना। कोई शख्स होता है कि वो आपको सॉफ्ट वाटर्स के अंदर फेंक के आपको सिखाता है, कोई शख्स होता है कोई हॉट वाटर्स के अंदर आपको भेज के सिखाता है। तो बहुत सारे लोग आए ना, जो मोटिवेशनल थे, जिनकी वज़ह से हम करते हैं। मतलब मुतासिर अजमल साहब से, अजमल साहब से। आप अजमल साहब के साथ जब बैठेंगे, हो सकता है आपकी मुलाकातें हुई हैं? जी सर, अजमल साहब बड़ी नफ़ीस शख्सियत है। मैंने उनका हाँ, इंटरव्यू भी कर रखा है। जब उनसे बात करते हैं तो एक अजीब-सी हाँ, तोअवत सी है जो वो मन में उतरती है। हाँ, हाँ, हाँ। अजमल साहब समझें कि अंदर उनके कोई नॉलेज का आतिशफ़िशा है, जो आपके पास बैठ के आपको थोड़ा-थोड़ा जलाता रहेगा कि यार अजमल साहब हमसे ज़्यादा जानते, कुछ न कुछ बताते। अजमल साहब से। तो अजमल साहब की वजह से अजमल साहब की जितनी भी वो चेन में हैं, वो सब के सब गायबाना तौर पे हमसे मोहब्बत करते। तो प्रोफ़ेशनली तो वो हमारे मुर्शिद हुए ना। अच्छा इकराम साहब भी इंटरव्यूज़ वग़ैरह लिखते हैं और छापते हैं ना, तो इकराम साहब के लिए मशहूर ये था कि जिसके इंटरव्यूज़ लिखते, छापते हैं, वो बंदा फिर या तो ड्यूटी से चला जाता है या किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाता है। तो मैं उन्हें बड़ा छेड़ता था, यार इकराम साहब मेरा भी इंटरव्यू करो। यार ज़मीर साहब छड्डो यार, तुम हमें सऊदी अरब छोड़ के चले जाओगे यार, नहीं करो आपका इंटरव्यू नहीं करते। मैंने कहा इकराम साहब ठीक है। अच्छा इकराम साहब जो हैं माशाल्लाह बहुत बड़ी अदबी शख्सियत है। तो इकराम साहब के कितने नावल आ चुके हैं। तो हम दोनों बैठ के उसके कुछ न कुछ नोक पलक करते थे सही-सही। तो उनके उकसाने के ऊपर भी मैंने एक नावल लिखा, उसके 2 हिस्से छप चुके थे अपने जो लाइब्रेरी साइंस का मैगज़ीन है, क्या नाम है उसका? जो शकोरी साहब निकालते थे, सफदर लाइब्रेरी उसमें 2 एपिसोड मेरे लिखे हुए हैं उसके और सिलसिले तो वो अभी तक लाइब्रेरी में उसी लाइब्रेरी में बंद है। सर मैं इकराम साहब का जो है ना काफ़ी दिनों से वेट कर रहा हूँ मैं उनके इंशाल्लाह कोशिश में हूँ कि किसी तरह वो इंटरव्यू दे दे लेकिन वो अभी तक हमें जो है ना वो पकड़ा ही नहीं दे रहे तो इंशाल्लाह मसरूफियत में से कभी ना कभी कोई टाइम मिलेगा तो ज़रूर हम उनका भी इंटरव्यू करेंगे सर। इंशाल्लाह उनका इंटरव्यू होगा बिल्कुल। यार बहुत सिंपल है। आप जो है अपना किसी एक स्किल को अडॉप्ट कर लो। किसी भी लाइब्रेरी की किसी भी एक स्किल को अडॉप्ट करें और उसमें अपने आप को शामिल लाइब्रेरी में खत्म नहीं होना है क्योंकि 3000 साल से लाइब्रेरियाँ चली आ रही हैं। सिर्फ़ उनके मोड चेंज हो जाते हैं, उनका शेप चेंज होगा, उनकी शक्ल चेंज होगी, उनकी कारगुज़ारी चेंज होगी लेकिन रहेगी लाइब्रेरी। जी सर, तो कोई भी एक स्किल उसके अंदर अपने आप को अच्छा बनाएँ। जैसे आपने एक कंपोनेंट ले लिया है ना, बेहतरीन है, इसका कोई नेमल-बदल है ही नहीं ना, ये तो रहेगा ना। अब जैसे पीएलसी के ऊपर मैंने शेर अफ़ज़ल खान के लिए 2-4 लफ्ज़ लिख दिए, तो उसमें आपके हवाले से भी मैंने लिखा कोई इंटरव्यू ज़रूर होगा ना, तो वो एक सडन एक्सीडेंट था, वो इस हवाले से है। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो जॉब मार्केट है वो है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए जॉब मार्केट बहुत शानदार है क्योंकि आपके प्राइवेट सेक्टर में रोज कहीं ना कोई हायर सेकेंडरी स्कूल बन रहा होता है
किसी न किसी मल्टीनेशनल चेन का ना, तो वहाँ पे उनको चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो उसके लिए आपकी तैयारी क्या है? उसके लिए तैयारी करनी है ना हमारे नौजवानों ने। आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में तो नहीं पहुँचना है जिसकी किस्मत होगी पहुँच जाएगा। लेकिन जॉब मार्केट तो वो है, ओरिजिनल जॉब मार्केट टीचर लाइब्रेरियन है, उसके अंदर होना चाहिए। मैं सिटी स्कूल में काम करता था तो मुझे अमूमन इंटरव्यूज़ करने पड़ते थे ना लाइब्रेरियंस के, तो प्रोफ़ेशनली कोई नहीं आता था। फिर हम इंग्लिश डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स होते थे तो मैं उनको मोटिवेट करता था कि यार आप आ जाओ काम करो, अच्छा-सा आपके पढ़ने के लिए भी चीज़ें हैं। तो बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट्स आते थे और बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते थे। तो टीचर लाइब्रेरियन हमारे पास एक समझें कि एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम भूले हुए हैं। हमें उसके पीछे जाना है, टीचर लाइब्रेरियन के। क्योंकि दुनिया में इस वक़्त माँग है उसकी। यहाँ पे भी बहुत माँग है, हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये है। ज़मीर सर बुलादी साहब, आपका सर बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक़्त से हमारे लिए आज टाइम निकाला, अपने ख़्यालात से हमारे नाज़रीन को आगाह किया, अपनी प्रोफ़ेशनल जो लाइफ़ है उसके बारे में हमें बताया। तो हम सर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और हमारा मुल्क अच्छा है, अच्छा होना शुरू हो गया है यार, हो गया है और इंशाल्लाह ताला हमें ड्रीम जॉब्स भी मिलेंगी, जल्दी मिलेंगी ना। मेरा मुल्क है क्योंकि इस मुल्क में मैंने ग्रो किया है ना यार। मैंने मज़दूरी से लेके यहाँ तक का ग्रो किया है ना, मुझे किसी ने नहीं रोका ना। जब मैं इनफ़रादी तौर पे ग्रो कर सकता हूँ, तो हम कौमी लेवल के ऊपर ग्रो क्यों नहीं कर सकते? मेरा मुल्क बहुत शानदार है यार। इंशाल्लाह कायम दायम रहेगा यार। हम सब ने ग्रो करना है। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।